जय स्टूडेंट्स, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इंडिया चाइना रिलेशनशिप। आज की जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भारत के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ रहती हैं वो सारी की सारी कंट्रीज से हमारा रिलेशन कैसा है। इसको आम भाषा में जनरली जियो पॉलिटिक्स बोलते हैं, और इस जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान होना हर एसएसबी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के बाद इंडिया का सबसे बड़ा जो दुश्मन है करंट सिचुएशन पे वो चाइना है। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं पहले, आगे चलने से पहले इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और चाइना की। जैसे देखो, सबको पता ही होगा कि इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। लेकिन अगर बात करी जाए चाइना की, चाइना कब आज़ाद हुआ था, तो चाइना आज़ाद हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। अब ये 1 अक्टूबर से पहले चाइना के अंदर कम्युनिज्म की लड़ाई चल रही थी। दो नेता आपस में 1945 से लेकर 1949 तक उन दोनों ने आपस में लड़ाई करी, और उससे पहले इसके ऊपर क्विंग डायनेस्टी का राज था। क्विंग डायनेस्टी का राज इनके पास बहुत सालों से चल रहा था। 1600 BC से लेकर 1914 तक क्विंग डायनेस्टी थी। और क्विंग डायनेस्टी की एक खास बात थी कि ये आर्मी के अपने जनरल्स को हमेशा रिटायर कर देते थे। मान लीजिए 1 साल जनरल रखा, उसके बाद उतार दिया। ये सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उनके अंदर कोई भी एक तरह से एकता ना हो, जिसकी वजह से उनकी क्विंग डायनेस्टी ज़िंदगी भर राज करती रहे। इसी वजह से चाइना का जो कम्युनिज्म है वो 1945 के बाद ही उठा, जिसके बाद चाइना के साथ ताइवान बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, वो अलग डिस्ट्रिक्ट है। बस अभी प्रॉब्लम पास्ट में ये समझ के चलिए कि जो चाइना है 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ और इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये इनकी हिस्ट्री है, और हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, ये आपको पता होगा। और चाइना पर जो आज़ाद करने वाली डायनेस्टी थी उसका नाम था क्विंग डायनेस्टी। अब आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब ये मैप में थोड़ा सा ध्यान रख लो। जैसे करंट सिचुएशन तुम देखोगे ना, तो ये जो मैप ये तो देख रहे हो रेडिश एरिया, ये अक्साई चीन है और ये चाइना के अंडर आता है। और ये जो तुम ये वाली लाइन देख रहे हो, ये जो होता है ये आता है पाकिस्तान के अंदर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इंडिया के पास तो सिर्फ ये एरिया बचा ना। तो अगर बॉर्डर लाइन की बात करी जाए तो इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को बोलते हैं LAC। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगर यही चीज़ मैं इंडिया और पाकिस्तान की बात करूँ तो इसको क्या बोलते हैं? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगर यही बात मैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बॉर्डर लाइन की बात करूँ तो इसको क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा ये तीनों लाइनों का नाम क्या है, क्योंकि कॉमन सा एक इम्पैक्ट है, इसलिए पता होना चाहिए। अब जैसे तीनों बॉर्डर्स के अलग अलग नाम हैं, हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है पहले ये समझ लो। हमारा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम यहाँ, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ, तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पर चाइना के साथ, और चौथा प्रॉब्लम यहाँ पर। अब ये 4 जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे। ये 4 प्रॉब्लम्स कैसे बने हमारे साथ। तो सबसे पहले इंडिया और चाइना के बीच में चलते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की। बॉर्डर डिस्प्यूट की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो सबसे पहले इंडिया की जो बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में क्रिएट हुई, वो बॉर्डर डिस्प्यूट हमारी क्रिएट हुई, जैसा कि पहले बता रखा है, 3 जगह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। सबसे पहली प्रॉब्लम ये, दूसरी प्रॉब्लम ये, तीसरी प्रॉब्लम ये, चौथी प्रॉब्लम ये। इंडिया के साथ सबसे बड़ा जो बॉर्डर लाइन है वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के बाद चाइना का आता है। और सबसे बड़ा जो बॉर्डर है 4050 किलोमीटर का हम बांग्लादेश से फॉलोअप करते हैं। बाकी जितना भी बॉर्डर डिस्प्यूट है वो हम चाइना के साथ ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अब ये जो रेड कलर का है, येलो कलर, ये ब्लू कलर, ये डिस्प्यूट हुए क्यों, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है, जो मैंने पहले तुमको बताया, ये लाइन LAC है। अब चाइना बोलता भाई ये मेरा हिस्सा है, इंडिया बोलता भाई ये मेरा हिस्सा है। अब ये तुम्हारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, ये डिसाइड किसने किया? तो इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। अच्छा देखो क्या हुआ, अंग्रेज राज कर रहे थे। ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जॉनसन लाइन। अब जॉनसन एक अफसर था अंग्रेजों का, जो 1865 में भारत आया, और उसने ये डिवाइड कर दिया कि इसके ऊपर की लाइन इंडिया की, नीचे की लाइन इंडिया की, ऊपर की चाइना की। लेकिन 1893 में एक नया अफसर आया, मैकार्टी मैकडोनाल्ड, उसने ये लाइन खींच दी और बोला इसके ऊपर हिस्सा इंडिया का, नीचे का हिस्सा इंडिया का, इसके ऊपर का चाइना का। अब दोनों अफसर डिफरेंट करके चले गए, बट जब दोनों देश आज़ाद हुए तो भाई अपनी सहूलियत के हिसाब से लेंगे, क्योंकि ये इंडिया की है, इंडिया को इसमें सबसे ज़्यादा लैंड मिल रहा है, तो इंडिया कौन सी लाइन मानेगा? जॉनसन लाइन। और चाइना को कौन सा ज़्यादा मिल रहा है? इससे तो ये लाइन मानते हैं। अब दोनों लोगों की प्रॉब्लम की सिर्फ जड़ सिर्फ ब्रिटिशर्स रहे, और ना चाइना अपनी लाइन छोड़ने को तैयार, ना इंडिया अपनी लाइन छोड़ने को तैयार। अगर आप अपनी NCERT की बुक भी खोलोगे इंडिया की, तो उसमें जॉनसन लाइन है, मैकडोनाल्ड लाइन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिया गया, क्योंकि भारत का संविधान जॉनसन लाइन मानता है। बस यही प्रॉब्लम है, ये अपनी ये लाइन मानते हैं, हम अपनी लाइन, इसी वजह से क्या हो रही है? प्रॉब्लम होती चली जा रही है। अब
अब असली सिचुएशन देखो, जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जो जितना भी रेड कलर का एरिया तुम देख रहे हो, ये सारा का सारा रेड कलर का एरिया किसके पास है? चाइना के पास है। ग्रीन कलर का एरिया किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ये एरिया 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो जो रेड वाइट वाला एरिया देख रहे हो, ये 49% के आसपास है जो इंडिया के पास है, बाकी दूसरी कंट्रीज़ लेके फैली हुई हैं। इनके पीछे क्यों ऐसा क्या हुआ, क्या रीज़न है कि दोनों कंट्रीज़ हमारे हाथ से चली गई? क्योंकि पुअर सरकार की डेफिनेशन और पुरानी सरकार के जितने भी डिसीजन थे वो सही नहीं है। इस वक्त हमारी सेनाएं गलवान वैली में चाइना के साथ खड़ी हैं, पैंगोंग लेक के साथ चाइना में खड़ी हैं, और शाओक, और नीचे यहाँ पर डेमचौक, इन तीनों जगहों पर हमारी सेनाएं फेस टू फेस चाइना के साथ खड़ी हैं। एक तारीख याद रखना, 15 जून 2020, यहाँ पर गलवान वैली में एक बड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसमें 16th रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट के एक बहुत ही बड़े कमांडिंग ऑफिसर थे, उन संतोष कुमार, उनकी डेथ हो गई और 20 ऑफिसर सोल्जर्स को मार दिया गया, सिर्फ इस गलवान वैली के कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि गलवान वैली एक ऐसी लाइन है जो स्टेटस को तय करती है, और इसमें चाइना अपना निबल एंड नेगोशिएशन वाली पॉलिसी अपना रही है। निबल एंड नेगोशिएशन की पॉलिसी का मतलब समझो कि थोड़ी सी बात मनवाई फिर नेगोशिएशन करी, थोड़ी बात मनवाई फिर नेगोशिएशन करी, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा एक्साई चेन उसने हमारे हाथ से ले लिया है। तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में आज भी चलती चली आ रही हैं। अब देखो इंडिया क्या कह रहा है, भाई ये मेरा हिस्सा, वो क्या कह रहा है, ये मेरा हिस्सा। तो ये जो बीच का एरिया हो गया, ये क्या हो गया, डिस्प्यूटेड। और यहीं पर दोनों सेनाएं क्या रखी हैं, सामने सामने। देखो इंडिया की मोड़ो, यहाँ इंडिया, यहाँ इंडिया। और ये एरिया कुछ नॉर्मल एरिया नहीं है, ये पहाड़ों वाला एरिया है, ऐसा बड़ा बड़ा हाइट पहाड़। और इसी एरिया के तहत यहाँ पर दिखाऊंगा और अच्छे से अगर मैप में, तो ये पूरा मैप है। यहाँ सारे के सारे जो एरिया देख रहे हो, ये एक्साई चीन है। इसके नीचे के जितना भी एरिया देख रहे हो वो इंडिया के पास है। अब कहाँ कहाँ लड़ाई चल रही है इस वक्त इंडिया को, और इसकी सबसे पहले चल रही है डेमचौक में। यहाँ लोग खड़े हुए हैं हमारे, यहाँ पर लोग खड़े हैं, यहाँ पर हमारे खड़े हैं, यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, यहाँ पर लड़ाई। अब ये लड़ाई लड़ क्यों रही है सर? पहले से डिसाइड है कि एक्साई चीन उनका है, तो लड़ाई क्यों चल रही है? लड़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि इंडिया ने क्या किया, जब 2014 में एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाई गई, क्योंकि 2008 में बीजिंग ने एक नई फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसमें उसने इंडिया को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया। तो इसी वजह से इंडिया ने भी एक पॉलिसी बनाई और उसने यहाँ से एक रोड बनाना चालू कर दिया सियाचिन ग्लेशियर तक। क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है। यहाँ पर अगर कोई सोल्जर खड़ा है तो पाकिस्तान पर भी नज़र रख सकता है, एक्साई चीन पर भी रख सकता है, जिनजियांग पर भी रख सकता है, और यहाँ पर भी। अगर सोचो अगर ये एरिया हमारे यहाँ से चला जाए तो ये सारी के सारी इंडियन जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी फेल होने के कगार पर हैं, और यहाँ तक पहुँचने के लिए रोड बनाना ज़रूरी है। इसी वजह से हमको ये रोड बनाने पर चाइना को हमेशा से दिक्कत रही है, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है। अब एक और चीज़ समझ के चलो, ये जो रोड है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, 214 किलोमीटर है। इसको 1984 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था कि भाई बनाओ। 1984 से लेकर 2014 तक ये रोड सिर्फ 2 किलोमीटर बनी 40 साल में ये रोड सिर्फ 2 किलोमीटर बनी। और 2014 में जब अजीत डोभाल साहब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने तो 2016 तक बन चुकी थी 212 किलोमीटर। तो सोचने वाली बात है, सरकार अगर सही से डिसीजन लेती है तो माइट भी पॉसिबल कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से ना जाती, बट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ गवर्नमेंट ये हमारे को चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आगे चलो, अब ये जो गलवान वैली का बवाल है ये है, समझो ये जो नदी देख रहे हो, ये पैंगोंग लेक है, ये बिल्कुल मीठे पानी वाली लेक है, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था ना ये जो एरिया, ये एरिया डिस्प्यूटेड है। यहाँ पर 8 पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ इमेजिन कर लो, पहाड़ियाँ हैं। अब पहाड़ियाँ हाइट पे होती हैं और जो हाइट पर होता है वही जीत सकता है लड़ाई, इधर से दोनों की लड़ाई जीत सकता है। तो चाइना क्या करता रहा, 1947 से वो धीरे धीरे आगे आता रहा, यहाँ तक आ गया। 5 पहाड़ियाँ उसने कैप्चर कर ली। अब चौथी पहाड़ी सबसे हाइट पर है, और जो हाइट पर रहेगा वो दोनों तरफ अटैक कर सकता है। तो इस चौथी पहाड़ी पर आते ही इंडियन ने अपनी लगा दी यहाँ पर आर्मी, तब जाके बवाल हुआ। तो जितना मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट का डिफरेंस है दोनों देशों में, और दोनों पानी के अंदर बैठे वहीं खाना बना रहे और सामने सामने। अगर एक भी चीज़ छोड़ दी, अगर इसने इंडिया ने ये चीज़ छोड़ दी, तो सोच लो कितनी बड़ी बात होगी कि ये 4th पोल भी हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो फिर भूल जाओ कि आगे की चीज़ें इंडिया कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से गलवान वैली का बवाल अभी भी कंटिन्यू बेसिस पर चल रहा है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको ध्यान रखना। क्या हो गया? चलो, अब ये वाला एरिया देख रहे हो, येलो वाला, इस येलो वाले एरिया का कोई ज़्यादा झंझट नहीं। तिब्बत का बॉर्डर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो 650 किलोमीटर का डिफरेंस है, बहुत बड़ा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलो,
अब आ जाते हैं डोकलाम वाले स्टैंड ऑफ पर। ये डोकलाम देख रहे हो, चुंबी वैली है। चाइना ने यहाँ से एक रोड बनाने की कोशिश करी, डेट थी 16 जून 2017 से। उसने एक रोड बनाई और बोला कि ये रोड हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। लेकिन बात आगे ये पता चलती है कि भूटान ने हमको कंट्रोल दिया और भूटान ने बोला कि यार ये लोग आर्मी बना रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमने ये कोशिश करी कि आर्मी को वापस भेजें। लेकिन चाइना का सीधा कहना था कि आप भूटान और हमारे रिलेशन में होते कौन हो बोलने वाले। बाद में फॉरेन पॉलिसी हुई, इंडिया की विक्ट्री हुई, इंडिया ने पछाड़ के वापस कर दिया। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। चुंबी वैली भी हाइट पर है, जिसके पास हाइट होगी वो ठोक देगा। एक बात और समझो, अगर मैं तुम्हें इंडिया का मैप थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो ये तुम डिस्टेंस देख रहे हो, ये इसको कहते हैं चिकन नेक। और ये चिकन नेक सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ी है, 50 किलोमीटर। चाइना ने जिस दिन यहाँ पर लगा दी अपनी आर्मी, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया चला जाएगा। इसी वजह से हमको भूटान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी बवाल चल रहा, आज भी चल रहा है, कंटिन्यू बेसिस पे चल रहा है। अब आ जाते हैं मैकमोहन लाइन में। देखो ये जो मैकमोहन लाइन है, इसको 1914 में एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1914 में। ये शिमला एग्रीमेंट 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, तिब्बत के बीच में हुआ था, इंडिया के बीच में हुआ था और चाइना के बीच में हुआ था। बट चाइना के अंदर लड़ाई चल रही थी, क्योंकि 1912 में क्विंग डायनेस्टी टूट गई थी, तो वहाँ चल रही थी लड़ाई, तो चाइना ने इसको अटेंड नहीं किया। बाद में डिसाइड हुआ कि इस ऊपर की लाइन का जो हिस्सा है ये तिब्बत का, इसके नीचे की लाइन का हिस्सा किसका है, इंडिया का। बट प्रॉब्लम अराइजेस कि 1949 में आज़ाद हो गया चाइना, और चाइना आज़ाद होने के बाद सबसे पहले चाइना ने किसको कैप्चर किया, तिब्बत को कैप्चर किया। अब तिब्बत उसका नौकर। अब इंडिया बार बार बोल रहा है कि भाई ये तो लाइनें 1914 में डिसाइड हो गई, तो तुम आए क्यों नहीं। उसने कहा तिब्बत तो हमारा नौकर है, तिब्बत हमारा नौकर है, तो हम कैसे तुमको दे, तुमने हमारी नौकर से ट्रीटी करी, हम बात नहीं कर सकते इस बारे में। और ये भी एरिया क्या है, डिस्प्यूटेड है। अब वो कहता है अरुणाचल प्रदेश का पूरा हिस्सा उसका है। वो ये भी कहता है कि दिबांग वैली जो है, जिनजियांग वैली, सारा का सारा हिस्सा किसका है, चाइना का है। तवांग भी चाइना का है। क्यों, क्योंकि यहाँ के लोग उसी तरह के, बौद्ध धर्म उसी तरह का फॉलो करता है। तो आज भी टोटल 4000 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, जो इंडिया कहता है कि हमारा है, लेकिन चाइना कहता है वो 2000 किलोमीटर हमारा, आधा हमारा आधा तुम्हारा है। 2008 तक 1988 में राजीव गांधी जो थे वो गए थे चाइना, उन्होंने इस बात को समझा और एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करी, बट आज भी ये रिलेशन वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो देखा, ये 3 जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के बीच में, ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से रिलेशन हमारा अच्छा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। आगे चलो, अब ये देख रहे हैं दलाई लामा, इन्हीं की वजह से 1962 की लड़ाई हुई। 1950 में चाइना ने विस्तारवाद की नीति चालू करी, और विस्तारवाद की नीति चालू करने के बाद चाइना ने ये डिसाइड किया कि तिब्बत भी हम अपने अंडर रखेंगे। और तिब्बत को अंडर रखने के लिए जो दलाई लामा साहब हैं, इन्होंने मना किया कि हम तुम्हारे अंडर काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से दलाई लामा को कैप्चर करने के लिए चाइना ने अपनी आर्मी भेजी। और उस वक्त इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब थे, क्योंकि चाइना ने एक मैप 1955 में लॉन्च कर दिया था। उस मैप के अंदर चाइना ने ये बोला था कि अरुणाचल प्रदेश भी इंडिया का एक अभिन्न हिस्सा है, चाइना का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसकी वजह से दलाई लामा जब नेहरू जी को कॉल किया तो नेहरू जी ने बोला आ जाओ। अब 2 कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, और तीसरी कंट्री उसके दुश्मन को अपनी तरफ बुला रही, तो वो डायरेक्टली दुश्मनी का न्योता दे रही है, जिसकी वजह से जो लड़ाई है वो 1962 में हुई, और हम बहुत बुरी तरह हारे। Even 3000 soldiers died very regretfully, and we don't know कि whether they are alive. उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, we don't know कि how many people live and how many people died. After that, the relationship between India and China became very bad. अब पाकिस्तानी सपोर्ट समझो। देखो, अगर चाइना को कोई भी सामान बेचना है तो यहाँ से चलेगा, ऐसे जाएगा, और फिर मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचेगा। इसके लिए उसको कितना दिन लगता है, 45 दिन लगता है। लेकिन अगर यही चीज़ वो अगर इंडिया को अटैक कर ले और सारा एक बना ले, तो उसको 10 दिन से कम लगेगा, पैसा भी खर्चा कम लगेगा। इसी वजह से उसने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सीपेक बना लिया। सीपेक का फुल फॉर्म क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये तो वही बात होगी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कि भाई दूसरे की जगह पर दूसरे को किराए पर दे दिया। वही चीज़ है जिसकी वजह से इंडिया और इनका रिलेशन फिर से खराब हो रहा है। अब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर की वजह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर पूरी की पूरी पावर किसके पास आ गई है, पाकिस्तान के पास आ गई है। और वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बिलोंग कैसे करता है, इंडिया से करता है। अब सोचने वाली बात है, चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि बहुत हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री की एक खास बात है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है।
तो बहुत साल पहले 200-300 BC पे क्या होता था, एक सिल्क राउट नाम की चीज़ थी जिससे पूरे दुनिया में व्यापार होता था। चाइना वही सिल्क रूट को फिर से अलाइव करना चाहता है और उसका सबसे बड़ा अड़ंगा कौन है, इंडिया, जिसकी वजह से वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, अब अरुणाचल प्रदेश से कोई चाइना जाता है ना तो उसको स्टेपल्ड वीज़ा मिलता है, और पाकिस्तानी जाता है तो उसको नॉन स्टेपल्ड वीज़ा मिलता है। 2014 की एक स्पीच में सुषमा स्वराज जब हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने क्लियरली कहा था कि जो स्टेपल्ड वीज़ा का कॉन्सेप्ट है चाइना को हटा देना चाहिए। स्टेपल्ड वीज़ा का मतलब क्या है, कोई परमानेंट वीज़ा नहीं, एक पर्ची आपके पासपोर्ट पे स्टेपल लगा के दे दी जाएगी, घूमो चाइना, कोई निकाल दे फाड़ दे पर्ची तो तुम तो फिर इलीगल इमिग्रेंट हो गए। इसी वजह से ये स्टेपल्ड वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ये चाइना हटा नहीं रहा है। दूसरा, पाकिस्तान से कोई अगर जाता है तो उससे बोला जाता है कि तुम ये लिख के दो तुम पाकिस्तान के रेजिडेंट हो, तो मान जाता है। अगर कोई जम्मू कश्मीर से जाता है तो कहता है लिख के दो तुम जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हो, इंडिया के नहीं। इसका मतलब वो जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है। तो दूसरी प्रॉब्लम कौन सी हो गई है, स्टेपल्ड वीज़ा, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, डिटोरेट होते चले जा रहे हैं। और आगे समझो, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना कर क्या रहा है, यहाँ एक पोर्ट बना दिया, यहाँ एक पोर्ट बना दिया नेवी का, शिप्स खड़ी कर दी, 2 यहाँ बना दिए, 2 यहाँ बना, चारों तरफ से इंडिया को क्या कर लिया, घेर लिया। इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल थ्योरी, हिंदी में बोले तो गले का हार। अब देखो इस गले के हार को प्रॉब्लम क्या है इंडिया के साथ। सितवे पोर्ट बना लिया म्यांमार में, कोको आइलैंड बना लिया म्यांमार में, ठीक, चिटागोंग पोर्ट बना लिया, बांग्लादेश में हम्बन टोटा पोर्ट बना, श्रीलंका मराव पोर्ट बना लिया, मालदीव में ग्वादर पोर्ट बना लिया, पाकिस्तान में, चारों तरफ बन चुका है। इंडिया क्या कर सकता है, सोचो खुद, इंडिया क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है जब चारों तरफ से फंसा हुआ है। और ये सारी चीज़ें 2009 में बन के तैयार हो गई थी, हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही थी, यही सोचने वाली बात है। ये सारे पोर्ट बन चुके हैं, यहाँ पर नेवी के शिप्स खड़े हैं चाइना के, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। ये सब 2009 में हो चुका था। उसके बाद वाटर डिस्प्यूट, एक नदी है ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलती है और निकलने के बाद वो यहाँ से आती है ऐसे, उसके बाद इसको यारलंग सांगबो बोलते हैं चाइना में, और ये ऐसे होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मान लो यहाँ डैम बना दो, कितने डैम, 23, वर्ल्ड के 23 डैम, तो पानी रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। और पानी रुकेगा तो यहाँ क्या आ जाएगी, सूखा। पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी। अगर पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी, रोक दिया तो सूखा आ जाएगा, तो इंडिया के पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो हम इनसे बात करने गए इस चीज़ के लिए, उन्होंने कहा ना इससे हम बात नहीं करेंगे भाई, अगर इससे बात करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं, हम उनको पैसा देते हैं, इसलिए हम कभी भी चाइना से डायरेक्टली लड़ाई नहीं कर सकते। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये सारी की सारी चीज़ें 2009 से पहले हो चुकी थी और हमारी गवर्नमेंट इस मामले में काफ़ी सो रही थी, है ना। सोच का चंबा लगता है, लेकिन चलो क्या करें, हो गया तो हो गया। ये सारे डैम्स हैं। एक बात जान के और हैरानी होगी, ये जो डैम्स हैं ये पूरी अर्थ के रोटेशन को 0.3 सेकंड कम कर, पूरे अर्थ के, पूरी दुनिया के रोटेशन को कम कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। और ये सारे डैम बन चुके हैं और 2022 तक बनने हैं, 2025 तक बनने हैं। अब सोच के तो प्रॉब्लम काफ़ी लगती है कि इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम काफ़ी लग रही है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट पढ़ा दिया, तिब्बत कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा दिया, पाकिस्तान पढ़ा दिया, स्ट्रिंग पढ़ा दिया, ट्रेड डिफिसिट पढ़ा दिया, वाटर डिस्प्यूट पढ़ा दिया। अब ये सारी की सारी चीज़ें सोच के अचंभा लग रहा है, अजीब लग रहा है कि इंडिया इज़ इन वेरी वनरेबल सिचुएशन। तो परेशान ना हो, इंडिया इज़ इन वेरी गुड हैंड्स। लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक वीडियो और चाहिए होगा, तो उस वीडियो को वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट में सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, जय हिंद।